सीधे मुद्दे पे आते हैं कि जो लोग फेल हो गए, ऐसे फेल हुए लोगों की संख्या 99% के आसपास होगी। तो अब इतने सारे लोग फेल हो गए हैं, उनके लिए मेरा आग्रह है कि आपकी कैटेगरी अगर सिर्फ आरओ वाली, यानी आप सिर्फ आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको लगता है आप पीसीएस कभी नहीं देंगे, आप यूपीएससी कभी नहीं देंगे, तो आपके लिए मेरी सलाह है, जो आरओ वालों के लिए, जो यूपीएससी वालों के लिए सलाह होती है कि मेंस पढ़ना शुरू करो। जैसे इनका मेंस होगा आरओ वालों का, वैसे आप अपना मेंस दे दीजिए। क्योंकि आप पीसीएस दोगे भी और आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, आप उसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो पूरा जो आपका 6 पेपर है वो तो तैयार होगा नहीं उतने कम समय में। इस बार 6 महीने थोड़े मिलने वाले, तो मत करो उधर, पीसीएस प्रीलिम देने की भी ज़रूरत नहीं। मेरा एक दोस्त है, एक बार उसका यूपी पीसीएस प्रीलिम भी हुआ था, आरओ प्रीलिम भी हुआ था। तो मैंने उसका एसेस किया कि तुम्हारा स्थिति क्या है, और मुझे लगा कि उससे पीसीएस मेंस नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, या होगा भी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने कहा आरओ दे लो, तो आरओ उसने दिया, फिर हो भी गया, उसका 23 या 22 रैंक था कुछ। तो मैं सलाह देता हूँ आपको कि अगर आप सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो चुपचाप मेंस पढ़ो, जैसे बाकी लोग मेंस पढ़ रहे हैं, और अगला जो भी अटेम्प्ट होगा आरओ का देना। या फिर तब तक इतनी तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी कि अगर पीसीएस देने लायक की स्थिति में रहोगे तो तुम्हारा जो अभी मेंस पढ़ोगे उससे हिंदी तैयार हो जाएगा, हिंदी का पेपर, निबंध का पेपर तैयार हो जाएगा। तो पहली कैटेगरी तो उनकी। दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट की है, और दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो आरओ और पीसीएस दोनों तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ठीक ठाक सलाह है मेरी। ठीक ठाक सलाह ऐसे कि जब आरओ का पेपर तुमने दिया, अगर तुम समझदार रहे होगे तो तुमने पीसीएस देना शुरू कर दिया होगा। अगर तुम बाकी कुछ ऐसे ही लोग रहते हैं ना कि रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद ही कुछ चल पाते हैं, जब तक स्टेशन ना आ जाए उनको समझ में नहीं आता है कि यात्रा कहाँ तक है। तो अगर तुम ऐसे कैटेगरी के लोग हो तो फिर मुश्किल है। अगर तुमने पढ़ाई जारी रखी है, ठीक ठाक पढ़ रहे हो, अभी भी समय है जब आप अपना स्टांस थोड़ा बदल सकते हैं, गियर और बढ़ा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हो प्रीलिम। और तुम्हारा इंटरेस्ट है, मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अदरवाइज 3 महीने तो मिलेंगे मिनिमम, तो मेंस पढ़ लेना। तो दूसरी कैटेगरी जो पीसीएस भी देना चाहते हैं या देंगे, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने प्रयास को दुगना तिगुना कर दीजिए। ज़्यादा बढ़िया पढ़िए, ज़्यादा बेहतर पढ़िए। वो कैसे पढ़ना है वो लास्ट के हिस्से में बात करेंगे। तो ये आरओ फेल हुए 2 टाइप के लोग हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं। अब रही बात जो पास कर गए हैं, पास कर गए हो, यू टीचर बॉल सेलिब्रेशंस, तो बधाई वधाई स्वीकार कर लो, 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन ले लो। और अगर तुम फिर से वही 2 कैटेगरी, अगर तुम पीसीएस भी देना चाहते हो तो जो मैंने कहा था, चुपचाप जीएस पढ़ लो, चुपचाप जीएस पढ़ लो अच्छे से। इससे क्या होगा कि आरओ मेंस का जो जीएस का पेपर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। और रही बात निबंध की, तो निबंध का बीच बीच में जब तुम्हारा मन थक जाए, बोर हो जाओ, तो प्लेलिस्ट में यूट्यूब की पढ़ाई हुआ है 15-20 निबंध, और वो 15-20 निबंध सर्वकालिक हैं, पिछले अगले 2-3 साल तक वो बहुत ही शानदार रिलेवेंट रहेंगे। इसी बहाने तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। जैसे ही प्रीलिम हो जाए उसके बाद में आधा आधा समय बांट लो, आरओ का हिंदी पढ़ डालो और यूपी पीसीएस का हिंदी तो पढ़ना ही तुमको, तो दोनों साथ में काम आ जाएगा। तो अलग से अतिरिक्त तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर तुम दोनों एस्पायर कर रहे हो, दोनों देना चाहते हो, दोनों में तुम्हारी क्षमता और रुचि है, तो अगर तुम पास हो गए हो आरओ और सिर्फ आरओ ही देना है, आरओ ही बनना है, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सलाह है अतिरिक्त। वो सलाह ये है कि निबंध के लिए कहीं मत जाना, और कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ। निबंध के लिए कहीं मत जाना, इसलिए मत जाना कि जब से एडमित्रे शुरू हुआ तब से शायद पहली बार है जब कोई आरओ का विद्यार्थी, जो अपना ही विद्यार्थी है, पीसीएस वगैरह दे रहा है, उसको निबंध पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो वैसे तो यूपीएससी की इस फील्ड में हम निबंध का कुछ बड़ा करने वाले हैं, यूपी पीसीएस में तो पढ़ा ही रहे हैं निबंध, लोगों को बड़ा मज़ा भी आ रहा है। आरओ और यूपी पीसीएस के निबंध में अंतर नहीं होता ज़्यादा, कोई अंतर होता ही नहीं, एक्चुअली सिलेबस सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पढ़ो, और तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे निबंध पढ़ो, बाकियों की जगह मत जाओ। और इसलिए कि निबंध में जीता हूँ, और परफॉर्मेंस तो छोड़ दो, परफॉर्मेंस एक अलग बात है, निबंध में तुम्हारी एक्चुअली मदद करूँगा। मॉडल निबंध कभी मैं देता नहीं था, हमेशा निबंध की थीम को पकड़ता था जो यूपी पीसीएस में आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है, और उस पर चर्चा करता था बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत एनालिसिस करने के बाद। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुमको कुछ मॉडल निबंध भी दूंगा, और तुम उसको प्रयोग कर पाना तो कर देना, कम से कम साहित्य, संस्कृति, मानवता, समाज, राजनीति, इन सब पे दे दूंगा। कुछ एग्रीकल्चर वगैरह पे 1 आध दे दूंगा, 1 आध कोई आईआर वगैरह पे 1-2 दे दूंगा। तो वैसे तुम 1 दिया था महाकुंभ पे शायद, जब पीसीएस का मेंस था, तो तुम्हारी मैं मदद करूंगा। तो निबंध के लिए आप मुझ पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, ये मैं बड़े यकीन से कह रहा हूँ। और निःशुल्क है, नहीं पसंद आएगा तो छोड़ देना। अगर तुमको लगता है, उससे पहले 15-20 निबंध जो अपलोडेड हैं एप्लीकेशन, उस पर एप्लीकेशन पे तो है ही, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में निबंध के, एक बार जाके देख लो।
और अभी जब 15 अक्टूबर से यूपीपीसीएस का मेंस का जो हमारा बैच शुरू होगा, जो वहाँ निबंध कराएंगे तुमको वहाँ भी शामिल कर लेंगे, तो तुम वहाँ भी आ जाओगे। तो तुम्हारे लिए निबंध का एक्सेस हर जगह रहेगा। ठीक, बस कॉपी वेलवेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए फैकल्टी लिखती है, समय लगता है, बट पढ़ाऊंगा तुम्हें पूरा, मॉडल निबंध दूंगा, सब कुछ करूंगा। जिसके लोग बहुत सारा पैसा लेते हैं मैं तुम्हें फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये तो मेरी सलाह है उनके लिए जो सिर्फ आर देने वाले हैं या आर का मेंस देने वाले हैं और उनके निबंध के लिए। रही बात जीएस की, तो फिर से आज चूँकि रिजल्ट आया है, कई लोग दुखी हो जाएंगे कि देखो प्रचार कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि जो लोग पीसीएस देना चाहते हैं अभी प्रीलिम और आर फेल हो गए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि संस्था को मैं अभी एक बार बात करूंगा, जो भी 2-4 लोग हैं की पर्सन जो सब कुछ मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं, मेरी जिम्मे सिर्फ पढ़ाना होता है और कुछ माइक्रो लेवल पर डिसीजंस होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी करके ऐसा किया जाए कि जो लर्निंग सीरीज 77 के आसपास, जिसमें सेक्शनल और टॉपिक वाइज जो लर्निंग टेस्ट हैं, किसी तरह से तुमको दे दिया जाए। अब कैसे दे दिया जाएगा उस पर मेरी बात करने दो। कुछ कंट्रीब्यूशन लेके दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा वो कोशिश करेंगे, बट कंपैशन है तुम्हारे साथ में मेरा, तो कोशिश करेंगे कि तुम्हें बहुत सारी सहूलियत मिले और तुम प्रीलिम दो यूपीपीसीएस का, ताकि तुम्हारी कम से कम यूपीपीसीएस प्रीलिम पास होने की संभावना बढ़ जाए। और वो एक्चुअली अच्छा है। तुम्हारे लिए एक और प्रोग्राम सोच रहा हूँ कि टेस्ट चूँकि तुम लेट लगा रहे हो, 1 महीना लेट हो गया, तो हो सकता है कि तुम्हें पैनिक हो, थोड़ा परेशान हो, कैसे करूँगा, तो रोज़ 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाएंगे तुम्हारे लिए, साथ में बाकी लोगों को भी बुला लेंगे और जितने भी टेस्ट हुए हैं 77 उनको डिस्कस भी कर देंगे साथ में। तो हो सकता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि नहीं मैं कर सकता हूँ, भले आर फेल हो गया हूँ लेकिन प्रीलिम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी करंट अफेयर के लिए बाकी चीज़ें तो चली रही, यूट्यूब पे अपलोड ही कर रहे हैं। अभी साइंस सेंटेक अपलोड किया है जस्ट, इसके पहले नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड वगैरह के काफ़ी पार्ट आ गए। ठीक, तो 4 लोग कवर हो गए। एक में जो आर फेल कर गए हैं पर सिर्फ आर देना चाहते हैं, उनके लिए समराइज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मैं जो आर दे रहे हैं, सिर्फ आर दे रहे हैं बट फेल हो गए, उनके लिए भाई आर का मेंस पढ़ लो, क्योंकि आर ही तुमको देना है। ठीक, और अगर तुम्हारी कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, तुमको लगता है आर की वैकेंसी लेट आएगी, तो तुम पीसीएस अगली बार दे सकते हो, या देना होगा दे देना, अटेम्प्ट का कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें मेरी सलाह है कि मेंस पढ़ लो ठीक से। वह लोग जो सिर्फ आर देना चाहते हैं बट आर पास हो गए, उनके लिए मेरी सलाह कि अगर वो पीसीएस भी देना चाहते हैं तो अगले कुछ दिन जीएस पढ़ लें, साथ में निबंध करते रहें। जैसे पीसीएस प्रीलिम हो जाता है फिर आर का जो सिलेबस है उसको कवर करें मेंस का। ऐसे लोग जो आर फेल हो गए हैं लेकिन पीसीएस भी देना चाहते हैं और साथ में कैपेबल भी हैं, उनके लिए मेरी सलाह है सब कुछ छोड़ छाड़ करके जीएस पढ़ना शुरू करें और आर पीसीएस प्रीलिम आराम से पास कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपने नहीं किया है। आपने ऑलरेडी इतना अच्छा परफॉर्म किया है, 25 दिन है, 25 दिन से ज़्यादा ही है, कर लोगे। कुल मिलाकर के अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो मोटा मोटा मेरी सलाह है कि अगर पीसीएस भी देना है तो चुपचाप पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो भी कम से कम जीएस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर तुम आर मेंस दोगे भी, चाहे इस बार दोगे चाहे अगली बार दोगे, तो भी तुम्हें निबंध और जीएस की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी पढ़ लो। अंत में सार ये है, रुको मत, ठहर मत जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तुमने प्रिपरेशन शुरू की होगी तब तुमको भी पता था, सबको पता था, तुम्हारे साथियों को पता था कि भाई ये एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे 99% लोग फेल ही होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं तुम काबिल नहीं हो। यूरोप वगैरह में देखो, परसेंटेज जो है लोगों के सेलेक्ट होने का वो ज़्यादा होता है किसी एग्ज़ाम में, जनसंख्या कम है, कंपटीशन कम है। भारत में कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं है, बड़ा ही है, टफ ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत जाता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट बहुत जाता है। तो तुम्हारा फेल होना एक ठीक ठाक संभावना लेकर के आया था जब तुमने प्रिपरेशन शुरू किया था। अब किसी का तुक्का होता है, किसी का मेहनत होता है, किसी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग अलग समझ होती है। कई बार हो जाता है शुरुआत में ही कम मेहनत में, या जैसे भी हो जाता है, लेकिन अब उसके आधार पर तुम दुखी होगे, वो ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारा अंत तक सिलेक्शन ना हो, ये निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, बट ये है पार्ट एंड पार्सल है जर्नी का। तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? तो पैदा हुए थे तो क्या प्रकृति ने लिख करके दिया था तुम्हारी किस्मत में कि तुम आरोही बनोगे या तुम आईएएस ही बनोगे? अरे भाई, इंसान जो है ना वो सर्वाइव कर लेता है। ठीक, और मुझे सिंपल लगता है, इसलिए मुझे लगता है क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है कि जिसमें कुछ अच्छा रहा है, कुछ बहुत अच्छा रहा है, कुछ बुरा रहा है, कुछ बहुत बुरा रहा है, तो मैं भी तो सर्वाइव कर रहा हूँ ना। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो तुम में कुछ ना कुछ ऐसा खास होगा, तुम में कोई ना कोई ऐसा नमक होगा व्यक्तित्व में, जिसकी वजह से तुम जीवन में बेहतर कर लोगे। तो सिर्फ आर फेल होने से जीवन में फेल होना नहीं है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे भी। आज हो सकता है तुमको ये हजम ना हो, अपीलिंग ना लगे, तुमको लगे वही तो ज्ञान दे रहे हैं मास्टर जो मिलता है, बट सच तो यही है ना। झुठलाने से सत्य का रंग तो बदरंग नहीं हो जाएगा, धूमिल तो नहीं हो जाएगा। सच यही है कि तुम सर्वाइव कर जाओगे, चाहे पास हो चाहे फेल हो। ठीक, और फेल होना बहुत पार्ट एंड पार्सल है।
किसी ने कहा कि मैं पीसीएस प्रीलिम कई बार पास हुआ, यूपीएससी पास हुआ, बट आरओ फेल हो गया। यार ये सब फालतू बातें हैं। यूपीएससी प्रीलिम पास किया, पीसीएस प्रीलिम पास किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जा करके हर एग्जाम पास कर लोगे। हर एग्जाम नया होता है, हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है, और वो आपका दिन कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। हो सकता है पिछले एग्जाम में आप 150 लाए हो, इस एग्जाम में हो सकता है आपको 70 भी ना मिले, 80 भी ना मिले, हो सकता है इतना मिल जाए, बट हो सकता है आप कट ऑफ ना क्लियर कर पाओ। तो हर एग्जाम नया है, हर दिन नया है। पुरानी सफलता की तर्ज पर आप नई सफलता भी दोहराएंगे, जरूरी नहीं होता है। ठीक, जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार हो सकता है, कुछ मैसेजेस में देख रहा था कमेंट बॉक्स में, उनके लिए मेरा कहना है कि फर्स्ट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। कोई भी बुरी चीज़ एक बार दुखी करती है, दूसरी बार दुखी करती है, जब बार बार होने लगे तो इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। तो अगर तुम में रेजिलियंस बचा है, तुम में अगर क्षमता बची है, ऊर्जा बची है, मन है, तो करो प्रिपरेशन। नहीं मन है छोड़ दो, कुछ और कर लो। किसने कहा है कि अब अपना उम्र और ख़राब करो यहाँ पे? ठीक है ना, कुछ और कर लो। एक और कोई कह रहा था, हालांकि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, क्योंकि आरओ के लिए मैं कोई बैच नहीं चला रहा था, ना ही ये संस्था चला रही थी। हम तो पहले से कह रहे थे भाई तुम्हारे निबंध के लिए मैं फ्री गाइडेंस दूंगा, एक बार रिजल्ट आ जाने दो। लेकिन कुछ संस्थानों को लेकर के कुछ बच्चे गाली दे रहे थे कि जिन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रीलिम हो ही जाएगा, कट ऑफ कम बता दिया और एडमिशन ले लिया, अब उनका क्या? देखो क्या है ना, कुछ बदमाश लोग होते होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं वाकई में उनका असेसमेंट गलत हो जाता होगा, उनको लगता होगा इतनी कट ऑफ जाएगी। तुम्हारी सारी खुशी, तुम्हारी सारी सफलता दूसरों पर निर्भर क्यों? तुम एक साधन की तरह क्यों नहीं लेते लोगों को कि भाई उससे उसके रिसोर्स से अगर कोई हेल्प मिल जा रही है, अच्छा है तो ले लेते हैं, नहीं है मत लेते, आगे बढ़ो। तुम अगर किसी के झांसे में इस तरीके से आ जाते हो, तो गलती तुम्हारी है, बेवकूफ़ हो तुम। तुमको नहीं समझता है क्या कि वो 120 कह रहा है, ट्रेंड क्या है कट ऑफ का, पेपर का लेवल कैसा था, और अगर तुमको मेंस देना ही है तो भाई कहीं एनरोल करना है या नहीं करना है, वो तुम्हारा विवेक। तो ये जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, चूँकि मेरा संस्थान इसमें शामिल नहीं था, चलाता ही नहीं कोर्स, ना ही इस तरीके से कभी किसी को कहता है। एडमित्र कहता है हमेशा कि भाई प्रीलिम के पहले मेंस पढ़ना चाहिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में हम गाइड करते हैं, और इसीलिए हम सबको आग्रह करते हैं कि मेंस पढ़ो, और उसके लिए हम हमेशा काम करते हैं। अभी जब प्रीलिम का सब कुछ चल रहा है, तब हम मेंस के लिए काम कर रहे हैं बैठ के। तब रोज़ रात को, कल सवेरे में 6 बजे सोया हूँ टीम के साथ बैठ करके। क्यों? क्योंकि आपके मेंस के GS1 का जो PYQ है, उसका मॉडल आंसर प्लस उस पर प्रेडिक्शन, तो मॉडल आंसर तो लोग बना रहे थे, रिव्यू कर रहा था, और उस पर प्रेडिक्शन कर रहे थे हम लोग, क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 घंटे 7 घंटे का सेशन हुआ कुछ, रात को 11 बजे बैठे थे। तो अब अगर हम पहले से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमें कोई कोर्स बेचना है, इसलिए क्योंकि वो करना ही है। 24 में सफलता मिली तो इसका मतलब ये थोड़े ही 25 में मिलेगी, लगातार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें भी वही कहता हूँ, तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, हो सकता है फेल हो जाओ। तो अगर तुमको करना है तो करो, लगातार करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, तो तुम्हारी चॉइस है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये जो इंसान का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है ना, दूसरों को ब्लेम करना है तो फिर उससे हम खुद अच्छा फील करेंगे, बंद करो यार। एक्सटर्नल फैक्टर ढूंढना बंद करो अपनी सफलता असफलता में। तुम पास होगे तो भी 1000 लोगों का योगदान होगा, परिस्थितियों का योगदान होगा। तुम फेल होगे तो भी 1000 लोगों का योगदान होगा, परिस्थितियों का योगदान होगा, उसमें मिसगाइडेंस भी शामिल है। लेकिन उसमें तुम दूसरों को ब्लेम करके हासिल क्या करोगे? करेक्ट करो ना, करेक्शन करो, ये बोल रहा हूँ। और जो लोग पास हो गए हैं, बधाई हो तुमको, बहुत सारा बधाई हो। लेकिन ये जो तुम्हारी, हाँ थैंक यू अमित, तुम्हारा जो ये खुशी है, सफलता है, उसको सेलिब्रेट कर लो, यू डिजर्व एवरीथिंग। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ एक प्रीलिम पास हुई हो, कोई अंतिम पड़ाव तो आया नहीं। उत्सव धर्मी रहो, उत्सव मनाओ, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है। एक बार तुम फाइनली क्वालिफाई भी कर जाओगे तो भी ज़िंदगी में हमेशा, ज़िंदगी तो बुलबुला है ना, आता है, टूट जाता है, छिटक जाता है, खुशी ठहरती नहीं ज़्यादा देर तक। तो भी ऐसे नहीं है कि तुम नौकरी पा जाओगे तो तुम ऐसे कहीं सिंहासन पे बैठा दिए जाओगे। बहुत संघर्ष है जीवन में, बहुत सारा संघर्ष है। नौकरी मिलने के बाद का संघर्ष अलग है, पहले का संघर्ष अलग है। तो पहले के संघर्ष से एक हिसाब से तुम मुक्त हो जाओगे, इतना ही कह सकता हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत रहो, स्थिर प्रज्ञ की तरह कि सुखो दुखो समोकृत्व लाभो लाभो जया जो, कृष्ण की तरह स्थिर प्रज्ञ बनो और शांति से चुपचाप स्ट्रेटजी बनाओ, प्रिपरेशन करो, क्वालिफाई करो, उसके बाद नया जीवन तुम्हें मुबारक हो। इसलिए बहुत पलायन करना ठीक है, उस पर भी तुमको जरूरी थोड़े रिएक्शन देना, ठीक है ना। भावनाएं होती हैं, कई बार निकलती हैं, उस पर क्या करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक बनो थोड़ा सा, कई बार भावनाओं में आदमी कुछ कहता है, ठीक है ना, उसमें क्या है। कई बच्चे गुस्सा होते हैं, फैमिली में कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब है थोड़े हर चीज़ पे रिएक्शन किया जाए, ठीक। तो प्रिपरेशन करो अच्छे से। हो सकता है कि मैं कुछ निबंध में, तुम्हारे आरओ के निबंध में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। रही बात जीएस की, तो जीएस में जो फेल हो गए हैं स्पेशली जो लोग, और प्रीलिम देना चाहते हैं यूपीपीसीएस का, उनके लिए मैं अभी इस सेशन के जस्ट बाद बात करूंगा टीम के मेंबर्स से, उनको किस तरीके से सहूलियत और कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, अगर वो नहीं ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं तो।
कुछ हेल्प हो जाए उनके लिए आधा घंटा 30-40 मिनट रोज़ निकालने की कोशिश करूँगा बैठ करके, ताकि भाई एक कॉन्फिडेंस उनका लौट करके आए, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हो, और ऑफकोर्स नॉलेज तो ढेर सारा है ही लर्निंग सीरीज में। बाकी आपके सवाल अगर कुछ हो तो बताओ। मुझे लगता है कि मेरा यही अप्रोच था कि भाई फेल और पास दोनों स्थितियों में आपको आगे ही बढ़ना है, अलग अलग तरीके से, बस इतना है। कुछ हो तो बताओ, कुछ पूछना हो तो बोलो। कटऑफ से सर ये 8 से 10 नंबर से ऊपर होने वाली प्रक्रिया और आईओ के 8 से 10 क्वेश्चन जो गलत रहने की प्रक्रिया है, ये बहुत मतलब ये 3 साल से झेलना पड़ रहा है। इससे कैसे बचा जाए? और ये प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं भले पेपर देने के बाद आरओ को ये प्रिडिक्शन लग गया था कि पेपर आसान जरूर है, लेकिन कट ऑफ भी इतनी हाई तो नहीं जाएगी। मतलब 130 के आसपास लोग बोल रहे थे, 134 है मेरा, फिर भी नहीं हुआ है। और इसके साथ क्या हुआ प्रिडिक्शन पेपर के साथ, ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब फ्रस्ट्रेशन चरम पे है ये। राहुल जी, हो सकता है कि कट ऑफ और ज़्यादा गई हो, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस सही हुए हों फाइनल आंसर शीट में, उसको गलत माना गया हो। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स का कोई झमेला हो सकता है। कई फैक्टर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक वजह से आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने खुद ही कहा। तो ठीक है ना, अब आप मेहनत ही कर सकते हो, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। क्या करोगे? आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो बताओ? कुछ कर सकते हो आप, और थोड़ा मेहनत कर सकते हो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ ये सॉल्व कर खुद सकते से कह सकते हैं हम लोग, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझेगा ना। ये जो फेल्यूर है ना, हो। दूसरों को क्यों ये समझाना यूजुअल है? लोग तो समझ समस्या जाते हैं। ये है ना राहुल, कि हम दूसरों को समझाने में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। दूसरों का समझना दूसरों पर निर्भर करता है। तो जो चीज़ हम पे निर्भर ही नहीं करता है, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा हम अंतिम बात कह देना चाहते हैं सामने वाले के सामने, ताकि वो कन्विंस हो जाए बिल्कुल। और एक कन्विंस करने का जो झमेला है ना, वो बहुत बड़ा दुखदाई है। क्यों करना है? मस्त रहो ना। अब ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर को देखता हूँ। एक सीरीज देखी, तुम लोग बोलोगे हमेशा फिल्म घुसा देता है। एक अनटेम्ड करके नई सीरीज आई है यूट्यूब, उस पर नेटफ्लिक्स पे। उसका जो नायक है, ठीक, वो इतना स्थिर प्रज्ञ लगता है मुझे। उसका बेटा मर जाता है, छोटा सा, कहानी नहीं स्पॉइल कर रहा हूँ। फिर भी वो अपनी भावनाएं नहीं शेयर करता लोगों से। लोग कुछ उसे कहते हैं, फिर भी उनके साथ उलझता नहीं है। क्यों? उसको पता है वो कुछ कितना भी कह ले, कुछ भी कह ले, सामने वाले के मन में नहीं उतर सकता, या शायद उतर जाएगा तो सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितना समझ पाता है। मत करो। मतलब जो लोग ग्रुप में बधाई हो बेटा, बधाई हो बेटी कर रहे हैं ना, प्रीलिम जो पास हो गए हैं, हो सकता है जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो वही लोग कहेंगे, कुछ उल्टा बोल सकते हैं। तो तब दुखी होना है क्या? आज लाडले हो, कल दुखी हो जाओगे? नहीं। तो राहुल, अभी तो 2-3 साल आपको हो गए लगता है प्रिपरेशन में, और ज़्यादा हो गए, तो तुम्हें तो इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए यार। क्या फ़र्क पड़ता है? हमने तो हमेशा पार्टी किया। वो हमारे यहाँ एक चुनाव लड़ रहे थे कोई, बचपन में मैंने देखा था, वो कहते थे, उनका नारा चलता था, जीतेंगे तो रम चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा। मैंने कहा यार ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो फिर मैनेज हो जाता है सब कुछ। क्या करना है? दुख होता है, परेशानी होती है, बट कर लो। विकल्प ही क्या है? बोलो भाई। सीलम परम भूषणम। भैया जी प्रणाम भैया। प्रणाम अभिषेक। भैया हमारे 126 मार्क्स थे इस बार समीक्षा अधिकारी में, बट नहीं हुआ भैया। ये समझो 2019 से आईएएस की प्रेप कर रहा था भैया, प्री नहीं क्वालिफाइड हुआ, उस साइड सी साइड नहीं हुआ, 4 टाइम्स यूपी पीसीएस फेल हो जाता हूँ, कभी जीएस कभी सी साइड हो जाता हूँ। आज ये हो गया, अब क्या माता पिता को बताऊं, वो भी वेट कर रहे हैं कि बहुत निराशा आ जाती है भैया, डिसअपॉइंटमेंट। अब कल नहीं परसों हमारा आईबी का एग्जाम भी था, उसमें लगा पड़ा था, तो मोरल डाउन हो गया। क्या किया जाए भैया? 2-4 दिन असेसमेंट करो, 1 हफ्ते खुद का असेसमेंट करो। प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी दूसरे, कंटिन्यू तो करना भैया, लड़ना तो आखिरी तक है भैया, जो कुछ भी हो परिणाम, जो कुछ भी हो पक्ष में विपक्ष में, पर लेकिन आखिरी तक लड़ेंगे भैया। हाँ अपने पर कॉन्फिडेंस आज नहीं तो कल होगा ही। तो ठीक है। अगर ये कॉन्फिडेंस है, फिर बाकी सवाल भी मानी। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो फिर ठीक है, क्योंकि अंत में तुम्हें ही झेलना है। बुखार होगा तो तुम्ही को फील होगा, है ना? दर्द होगा तो तुम्ही को फील होगा। कोई दूसरा कितना भी लाख कोशिश कर लेना थर्मामीटर लगा करके, कुछ नहीं होता है। तो मेरी सलाह है आपको, अगर तुम्हें भीतर से कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसमें मैं भी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। थोड़ी परिस्थितियाँ फेवरेबल हो जाए इसकी प्रार्थना कर सकते हैं। थोड़ा तुम भी और एक्स्ट्रा पुश करो, ठीक है? लेकिन एक सेल्फ असेसमेंट करो, एक सम्यक दृष्टिकोण रखते हुए एक अपना परीक्षण करो, ठीक? उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना? जी वो भैया, ज़्यादा प्रणाम बेटर। भैया। यस यस, प्रणाम। हाँ भाई आंसू, तुमने दिया था? सर हाँ
हाँ सर। क्या हुआ? नमस्ते सर। हाँ, क्या हुआ? 138 128 29 था। नहीं मतलब वो बैग क्या हो गया मेरे नहीं। अच्छा, कट ऑफ ऊपर की साइड ऐसे गई होगी ऐसे। ठीक है, हाँ, तो ठीक है ना, बहन बहन को बोलो कि ऐसे ठीक है, अच्छा है ना घर में। और सर उसका क्या करें सर? मतलब जो पीछे इंटरव्यू दे रखा आप करें क्या? पीछे इंटरव्यू दे रखा है, आगे पीछे इसका फ्री है, तो आप क्या करना चाहिए सर? हाँ, क्या कह मतलब रहे? सॉरी। पीछे जो मेंस हो चुका है वो तो हो ही चुका है प्री का, यूपी पीसीएस का। उसका रिजल्ट ड्यू है ही, और आगे जो आ रहा है इसमें तो आप करें क्या? आगे ही करना है, पीसीएस प्रीलिम पढ़ो अच्छे से। तुमने मेंस दिया, इसका मतलब तुम रैंक वन लाओगे, इस बात की गारंटी किसने दे दी है ना? नहीं सर, मुझे तो पास होने पे भी डाउट है। रैंक तो वही कह रहा हूँ, तो चुपचाप पीसीएस प्रीलिम पढ़ो, और जैसे पीसीएस प्रीलिम खत्म हो जाए 15 तारीख से मेरे साथ मेंस पढ़ो, बस यही कह सकते, और क्या। हाँ सर। और बोलो भैया, और कैसे बोलो बोलो मुन्ना। और कैसे मुझसे पूछ रहे हो मैं कैसा हूँ? हाँ सर, आपसे मिक्स हूँ, तुम लोगों के थोड़े से फेल हो गए हो तो थोड़ा बुरा लगता है, और जब जब सामने वाला अपना कोई फेल हो जाता है ना, तो थोड़ा सा उससे बात करना, फिर क्या बात करेंगे, क्योंकि इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, तो सारी बातें बेमानी लगती हैं उस वक्त, लेकिन अब फिर भी करना पड़ता है। आप कितना भी दुखी हो, बात तो सांत्वना नहीं देता मैं किसी को, सांत्वना वांत्वना देता नहीं हूँ, बट फिर भी संवाद करने से क्या होता है ना, कि वही है, दुख सुख दोनों बांटने से आधा और दुगना हो जाते हैं। तो दुख है तो आधा, सुख है तो दुगना। तो मुझे लगता है चलो करेंगे, थोड़ा सा तुम्हारा मन बहलेगा, थोड़ा सा अगर कर्कश लगेगा तो चले जाना छोड़ करके, थोड़ा अगर अच्छा लगेगा तो ठहरना, यही सब है। मेरी भी मिक्स फीलिंग। दुख भी है सर। एक बात सर, दुख भी है और सुख भी है सर। हमारे 8-10 फ्रेंड ऐसे हैं जो यूपीएससी नहीं हुआ लेकिन बीपीएससी में या यूपी पीसीएस में सेलेक्टेड हो गया एटलीस्ट, लेकिन काफी मतलब कि बाद में जाके 35-36 के एज में। मेरा एक दोस्त है, अभी वो शायद कभी सेशन में नहीं आया ना, सारथी में काम कर रहा था, तो अभी यूपीएससी के कई सारे मेंस दिए, बैजू में काम किया, बैजू उसको 1 लाख सैलरी दे रही थी 3 साल 4 साल पहले। तो मैं कह रहा था यार बड़ा अच्छा तुम्हारा चल रहा है, तो फिर उसने बैजू बंद हो गया, तो फिर दूसरी कोचिंग में काम किया, यूपीएससी में हुआ नहीं अटेंड, हालांकि उसके पास बाकी है अभी काफ़ी, कैटेगरी शायद डिफरेंट है। तो उसका जो मित्र है, उसका यूपी पीसीएस भी नहीं हुआ, बिहार भी नहीं हुआ, बिहार के 2-3 इंटरव्यू दिए। अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले मुझे मैसेज आया कि झारखंड में हो गया है ठीक ठाक रैंक पे, झारखंड पीसीएस का रिजल्ट आया ना आई थिंक हाल में, तो उसमें हो गया। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम जो आप मेहनत करते हैं, ठीक है आप नौकरी करेंगे नहीं करेंगे, उस पद पर आप संतुष्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन अंत में हो जाता है, तो लगता है कि चलो मेहनत करने से अंत में कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और तो हो जाता है। अगर आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, समझ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, इतनी स्टेट ले रहे हैं। सर आपसे पूछ रहा था सर कि ऐसे लोग हैं जो छोड़ते नहीं है, गिव अप नहीं करते हैं, वो एटलीस्ट यहाँ ना वहाँ जाते हैं। तो सर मतलब जब हम लोग भी इतना बड़ा फेल हो रहे हैं या फिर ऐसे चीजें, तो क्या उनका वाला जो माइंडसेट है उसको उस पे चलना चाहिए या फिर इसे ड्रॉप करके कुछ और सोचना चाहिए सर, ये पूछ रहा था। प्रैक्टिकल, इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़्यादा ज़रूरी है, कि जैसे वो कविता है ना कि कोई फ़र्क नहीं होता, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो ये ठीक है, कि बात ठीक है कि सिर्फ किताबी भी नहीं है, ठीक बात है कि नेवर डाई एटीट्यूड, अंत तक हिम्मत ना हारना, जिजीविषा को साथ में लेके चलना अच्छा होता है। लेकिन फिर मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि 4-5 साल अगर किसी एग्जाम में हो गया, ठीक, अब जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस सिविल सर्विसेज में यूपीएससी देते हुए 5 साल लगभग हो गए थे। मुझे अंत में एक दिन डिसीजन लेना था क्या करना है। स्टेट सर्विस में ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू दिया था, बहुत अच्छे मार्क्स थे उस पर, कई लोगों को पोस्ट भी मिला था जो प्रेफरेंस डाले थे, नायब तहसीलदार वगैरह। तो अब मेरे पास 2 विकल्प थे कि मैं एग्ज़ाम दूँ, या फिर मेरे पास ऑलरेडी आई एम डूइंग गुड इनफ, मतलब ठीक है, करियर के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंटिन्यू करूँ या क्या करूँ। अंत में मैंने रिजल्ट आने के पहले ही सोच लिया था कि मुझे पढ़ाना पसंद है, पैसन है, पढ़ाऊँगा, नहीं होगा मीडिया में जाऊँगा, पर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। ठीक, तो तय कर लिया तो नहीं दूंगा। ठीक, और अगर दूंगा तो तुम भी जानते हो कि ऐसे बुरा स्टूडेंट नहीं हूँ। तो ऐसे ही जो भी व्यक्ति है उसको एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना चाहिए। अगर गट फीलिंग आ रही है कि उसका हो ही जाएगा, अटेम्प्ट बाकी है, एनर्जी है, उम्र है, परिस्थिति भी ठीक ठाक है,
तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा, कई बार होता है ना, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, एक एप्टीट्यूड नाम की चीज़ होती है, एथिक्स में आप पढ़ते हो। बेसिक एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए किसी काम को करने के लिए। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, या मेरे जैसा आदमी सोचे कि 200 किलोमीटर भाग जाएगा एक सांस में, नहीं भाग सकता, मर जाऊंगा यार रास्ते में, क्यों भागना है। तो एक बेसिक असेसमेंट कर लेना चाहिए कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य। ये अयोग्य, वो जो कई रिजल्ट में लिखता रहता है ना, योग्य ठहराए जाते हैं, वो बहुत ऐसे पढ़ करके फाड़ देने का मन कर। योग्य क्या होता है? उस पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ को पार किया, दैट्स एनफ, है ना। योग्य उम्मीदवार क्या होता है, तो ठीक है, बट कौन समझाए उनको। तो अगर आपको लगता है कि आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल किया है, कभी सीसैट से, कभी कट ऑफ से, कुछ मार्क्स से, कभी बाउंड्री से, कभी बेवकूफ़ी से, सिली मिस्टेक से, यानी कि तमाम ऐसी परिस्थितियां जो बहुत सुपरफिशियल हैं, उस वजह से बाहर हुए हो, और आपको लगता है आप कर लोगे, और आपका पैशन भी है कि आप सिविल सर्विस करना चाहते हो, जो भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो करना चाहते हो, तो आप कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझ में वो बात शायद नहीं है, और ये स्वीकार करने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हावी हो जाता है, और दूसरा कोई बोलेगा तो बुरा लग जाता है। तो अगर आपको लगता है आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कट ऑफ जा रही 100 और आपको आ रहे हैं 70, 60, 50, और एक बार नहीं कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो मेरी सलाह है एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि जीवन में हो सकता है तुम वहां पे एग्जाम में अच्छा ना कर पा रहे हो, पर तुम किसी और फील्ड में अच्छा कर सकते हो। इतने ज़्यादा स्कोप हैं आने वाले 50 साल में भारत में, इतने सारे स्कोप, इतने सारे अवसर पैदा होने वाले, आर्थिक, सामाजिक, 1000 प्रकार के अवसर। उन अवसरों को भुनाओ भाई। डेमोग्राफिक डिविडेंड सारा तैयारी में नहीं जाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट करो। हर फेलियर के बाद सेल्फ असेसमेंट करो, तुम्हें करना क्या है। मेरी ये भी टीम मेंबर में एक नया मेंबर शामिल हुआ है जो IIT से पढ़ा हुआ है, IIT रुड़की से। उसने भी इंटरव्यू दिया है, और अभी 24 का इंटरव्यू दिया, फिर अभी 25 का फिर से मेंस लिखा। उसके पहले भी मेंस लिखा है। अब उसको 4 साल लगभग हो गए। अब हम काम कर रहे हैं साथ में। अभी आपके सामने जो नया मेंस का कोर्स चलेगा उसमें वो रहेगा। तो अब उसके मन में भी दुविधा है कि वो IIT की फील्ड में जाए, UPSC कंटिन्यू करे, या क्या करे। ठीक, और ऊपर से पैसे की भी ज़रूरत है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे अंदर काबिलियत है, अच्छा कर रहे हो, पैसे तो हो सकता है संस्थान तुमको कंपनसेट ठीक ठाक कर देगी, पैसे की वजह से तुम्हें डिसीजन कि इस फील्ड में काम करना, उस फील्ड में नहीं बदलना चाहिए। आई थिंक तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप में दम है तो जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के माध्यम से कि शायद नहीं कर पाओगे, छोड़ देना चाहिए। कुछ भी करोगे अच्छा ढंग का, खेती ही कर लोगे ना, तो बहुत सारी अच्छी खेती भी होती है। और खेती मान लो भारत में कम है, नहीं भी खेती कर रहे हो, कुछ भी कर लो। मुझे तो योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। रोज 2 लोगों का 3 लोगों का इंटरव्यू करता हूँ कि भाई मेंस में काम कराना है, और वो इंटरव्यू दिए हुए लोग बैठे हुए अच्छे कॉलेजेस से पढ़े, लेकिन फालतू हैं, समझ ही नहीं उनको। तो योग्यता है वो अपने भीतर लाओ किसी भी फील्ड में, और अंत में तुम्हारा ही निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि तुम्हारा दुख ही रहेगा। कोई नहीं बांट पाता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनट लई है लोग सब, बांट न ले हैं कोई। दुख का स्वभाव है कि बहुत एकाकी होता है, कोई बांट नहीं सकता। ठीक है, चलो और किसी को। हेलो सर। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे हमने UPPCS का 2024 वाला मेंस दिया था, तो उस वक्त मोरल बहुत हाई था, और उसके बाद जब मेंस देकर आए थे तो लगभग 20 या 25 दिन का ही टाइम मिला था प्री देने का, RO वाला। तो उसमें लग रहा था कि नहीं कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम दिया था तो लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, और गट फीलिंग भी यही थी कि रिजल्ट आने पर हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन आज जब रोल नंबर देखा है तो बहुत मतलब दुख हो रहा है सर, और मोरल बहुत तरह से डाउन जा चुका है। तो समझ नहीं आ रहा, और हर एग्जाम, जो मेंस निकला है, हाँ, रिजल्ट भी ड्यू है, उसका भी कुछ पता नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा सर। हर एग्जाम नया होता है, पहले ही बोल चुका हूँ। क्लाइव कौन था भाई जो अमेरिकन वार में हार गया था, बहुत बुरी तरह पिटा था? क्लाइव ही था ना, अमेरिकन। हाँ, तो अमेरिकन वार में पिट गया, उसको यहाँ भेजा गया भारत में। कोई दूसरा होता सामान्य माइंडसेट का तो हारे हुए घोड़े पे दांव नहीं लगाता, पर भारत भेजा, और भारत में उसने क्या किया देखा ही तुमने। ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखती उसने, और इतनी मजबूत नींव रखी ना कि जो हिला नहीं पाए हम 200 साल तक। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम एक जगह फेल हो गए तो दूसरी जगह भी फेल हो गए, ऐसा नहीं है। एक जगह तुम पास हो गए इसका मतलब तुम हर जगह पास हो गए, ऐसा नहीं है। रेयरली होता है, ऐसा होता है लेकिन रेयरली होता है। तो मेरी सलाह है हर एग्जाम को ऑब्जेक्टिवली देखो,
कि भाई तुमने मेंस दिया था, प्रीलिम के फैक्ट्स भूल गए होंगे, ठीक। और हो सकता है कि तुम उतने प्रिपेयर्ड ना रहे हो, एग्जाम हॉल में सुस्ती आ गई हो, कॉन्फिडेंस उतना ना रहा हो, 50 चीज़ें हैं, फेल हो गए, ठीक है ना। रिजल्ट तुम्हारा अच्छा हो, यही हम शुभकामना करते हैं। नहीं अच्छा होगा, प्रीलिम पे भी ध्यान दो, प्रीलिम पास करो, उसके जस्ट बाद मेंस तैयारी शुरू करो। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया है, लेकिन जब उनसे पूछो कि भाई जब रिजल्ट आया तुम क्या कर रहे थे, तो बोलेंगे भाई मैं प्रीलिम पढ़ रहा था, क्योंकि इंटरव्यू के जस्ट बाद कुछ ही समय बाद प्रीलिम हो जाता है, तो प्रीलिम पढ़ना ही पड़ेगा उनको। उनको क्या पता भाई कि वो भाग्य में क्या लिखा है, ठीक। तो भाग्य में क्या लिखा है वो तुमको पता नहीं है, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन काम करते हैं मेंस में। तो मेरी सलाह है प्रीलिम पढ़ो चुपचाप, पीसीएस प्रीलिम पढ़ने के बाद फिर से मेंस पढ़ो, रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए गाइड कर ही रहा हूँ, तो ठीक है इंटरव्यू देना, नहीं तो फिर से मेंस देना। तब कर रहे हो, मेंस ऑलरेडी दे चुके, मतलब तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा है, तुम कर लोगे, तुम में व्यक्तित्व में तुम्हारे दम है। आरओ नहीं से पीसीएस, पीसीएस नहीं से यूपीएससी, तुम कर लोगे। जो लोग प्रीलिम में कुछ मार्जिन से रह जा रहे हैं, 5-10 मार्क्स, 15 मार्क्स या मैक्सिमम 20 मार्क्स, मुझे उनको सलाह है कि एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए, देना चाहिए। 20 से 125 के बीच थे, तो लगभग मुझे लग रहा है कि 5 या 6 नंबर से रह गया है। अरे तुम तो ऑलरेडी मेंस दे चुके हो पीसीएस का, तो तुम तो मतलब है एप्टीट्यूड साबित ही कर चुके हो, तो तुम्हारी तो बात ही अलग है, ठीक। काहे घबरा रहे हो, विजयी भव। तब वरुण, कितने लोग पास हुए हैं, एक बार हैंड रेज कर दो, पता तो चले क्या परसेंटेज इधर का। बस 5 लोग, 7 लोग। सर जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे वो भी मतलब पास नहीं हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है। जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स थे उनका भी नहीं हुआ है, और हुआ नहीं किनका है तो उनको पता नहीं है। पेपर तो बहुत इजी ये हाँ पेपर इजी था, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ ना, विजय ब्राइट स्टूडेंट थे, जब पीसीएस 2024 का रिजल्ट आया, कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मैं मान के चल रहा था कि ये मेंस तो आसानी से पास कर लेंगे, उनमें दम था, क्योंकि मेंस ऑलरेडी में पढ़ा रहा था सैकड़ों लोगों को, उनका प्रीलिम नहीं हुआ। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, 10-15 नाम मैं वो देना नहीं चाहता पब्लिकली, उनकी अपनी प्राइवेसी है। 10-15 ऐसे लोग जो आज नहीं तो कल उनका रैंक आएगा, बहुत अच्छा रैंक आएगा। वो यूपीसी भी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं, अपने स्टूडेंट हैं, उनका बहुत ही अच्छा रैंक है, मतलब शायद टॉप 20 में, टॉप 15 में रहेंगे वो लोग, बट उनका प्रीलिम नहीं हुआ 24 वाला, इस बार होगा उनका। तो कई बार क्या होता है कि आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, अरे भाई अभी देखो चैंपियनशिप हुआ ना, ये वाला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें हमारी नई लड़कियों ने हरा दिया ओलंपियन से मेडलिस्ट को। ऐसे बैडमिंटन का चैंपियनशिप हुआ, तो अभी वो चाइना के 2nd रैंक वाले को हराया। तो बहुत सारे कई बार होता है कि भाई आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी हार जाते हैं, और बहुत ख़राब है तो भी कई बार हो जाता है। तो ये मतलब एक एवरेज लेवल तक आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में मुझे लग रहा है कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं। तो इन चीज़ों पे मत सोचो यार, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ये सब फालतू है सोचने का, ठीक है। हेलो, बोलो मैडम। सर जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, तो उसमें जो करंट अफेयर्स साइंस और इकोनॉमिक्स आई, तो वो एग्जाम में टैकल नहीं हुई। और तो उसको अगर इफ इन केस अभी 25 दिन हैं और अपने पीसीएस में भी इसका कुछ आता है, तो उसको कैसे करना है हैंडल? क्योंकि ऑलरेडी 150 जो क्वेश्चन होते हैं, हाँ 2 ठीक घंटे में है, करने। जो पीसीएस में इकोनॉमी आता है, अंत में हम ट्रेंड ही फॉलो कर सकते हैं, ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव हो सकते हैं, ठीक। अब ऐसा तो नहीं कि दुनिया की हर चीज़ पढ़ाई जाए। इकोनॉमी मेरा बहुत प्रिय विषय रहा, यूपीएससी के लिए मैंने पढ़ाया 2.5 साल इकोनॉमी और ईवीएस, मतलब एनवायरमेंटल साइंस। उसके बावजूद भी यूपी पीसीएस के लिए जो मैंने लेक्चर्स करवाए 5, और जो कंटेंट दिया वो पीसीएस के हिसाब से, करंट अफेयर, बजट, सर्वे, फैक्ट्स, ये सब इसलिए दिया क्योंकि पीसीएस में उसी तरीके से सवाल पूछता है। तो मेरी सलाह है आपको कि जिस तरीके से वो सवाल पूछता है, थोड़ा उससे एडवांस एक लेवल विद करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करो। अगर नहीं आता है उसमें से, तो ये मान के चलो जो तुम नहीं कर पाओगी वो बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे। ये गेम कंपैरेटिव है, तुम नहीं कर पाओगी, अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छे से किया तो बाकियों को भी वही दिक्कत होने वाली है। काहे को इतना तनाव लेना। हाँ नीरज, आ रहा हूँ, कुछ पोस्टपोन हुआ मेरा शेड्यूल, बट मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी महीने सितंबर में ही, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में, ठीक है। किसी क्योंकि सर जब ऐसा एग्जाम आता है ना, तो फिर यही होता है, घर से आप सोच के जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और फिर जब नहीं हो रहा होता टैकल, तो आप कुछ सिली, जैसे मैंने भी 3-4 क्वेश्चन तो मेरे आते हुए भी गलत हो गए जो इजी थे।
तो सिली वही वही लग रहा है अभी सिली 25 दिन है काम मिस्टेक्स कर सिली मिस्टेक्स होते हैं, उनको कम किया जा सकता है थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू कामनेस। शांत रहो, थोड़ा शांत चित्त रहो, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दो। ऐसे नहीं है कि कुछ और कर रही हो, टेस्ट दे दिया, मतलब उससे फिर सीख सकते हो। फिर वो कई बार होता है ना कि फिर आप एग्जैक्ट प्रिसीजन नहीं लेके आ पाते हो, तो थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दो। सिली मिस्टेक्स किस टाइप के हो रहे हैं, फैक्चुअल हो रहे हैं क्या, या कौन सा सही नहीं है इस टाइप का हो रहा है क्या, या पढ़ने में जल्दबाजी कर रही हो, या टाइम बहुत ले रही हो, लास्ट में गलत हो जा रहा है। हज़ार चीज़ें ऐसी होती हैं जो फाइंड आउट करो, उसके बाद में उसे फिक्स करो, दूर करो। जी सर। अरे पीटन भाई, निराशा का अंधकार और निराशा का समंदर पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पे, फैला हुआ है। तो तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे, यू आर नॉट एलोन यार, बहुत लोग। और एक तुमको मजाक लगा होगा कि मजाक उड़ा रहा है। हमारी एक टीम मेंबर कह रही थी कि लोग यहाँ दुखी हैं और आप इतनी बातें कर रहे हो। मैंने उसको कहा कि भाई जब सबका दुख होता है वो किसी का दुख नहीं होता, ठीक है। जब ब्लैक फीवर आया और ब्लैक डेथ का केस, प्लेग, इवन कोरोना, हर तरफ जब लोग मर रहे थे ना, तब एक लिमिट के बाद ना वो दुख नहीं रह जाता, तो पूरी मानवता का दुख हो जाता है। तो पूरी मानवता का दुख, अकेले का तुम्हारे दुख नहीं। किसी को भी पकड़ोगे मुखर्जी नगर में, ORN में, दिल्ली में, प्रयाग में, तो तुम्हारे जैसा दुखिया निकले। किसी को भी लिपट के रो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मिले हैं ना यहाँ पे आज। काहे इतना लोड लेते हो? दुखी होना, निराश होना स्वाभाविक है, बट निराशा और दुख से ज़्यादा संघर्ष क्या है? संघर्ष और दुख में अंतर यह है कि संघर्ष रिपेयर हो सकता है, दुख रिपेरेबल नहीं, इररिपेरेबल। काहे घबरा रहा? ठीक है मिथिलेश जी, आपको बहुत बधाई। क्या क्या टॉप करोगे भाई आप? पीसीएस मेंस भी आपका अच्छा हुआ है। हाँ, और किसी मित्र को कुछ कहना है? सर अभी जैसे ये आरओ का और ये पीसीएस को लेकर फिर कैसे सर किया जाए सर? ऑलरेडी इस पे बात की है अनुज कि अगर आरओ फेल हो गए हो और सिर्फ आरओ दे रहे हो तो आरओ का मेंस पढ़ो। आरओ फेल हो गए पर पीसीएस भी देना चाहते हो तो चुपचाप जीएस पढ़ो। अगर आरओ पास कर गए हो, सिर्फ आरओ देना चाहते हो तो सिर्फ आरओ का मेंस पढ़ो। पर आरओ पास कर गए हो और पीसीएस भी देना चाहते हो तो चुपचाप सिर्फ जीएस पढ़ो, और उसके बाद में निबंध वगैरह और हिंदी वगैरह मैनेज कर लो। इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर इसका मेंस कब तक प्रोबेबिलिटी है होने नहीं का? यार, इन चीज़ों में मैं बिल्कुल भी, मैं तुमको क्या बताऊं कि मैं न तो कुछ देखता हूं किसी कोचिंग का, इन दुनिया से, इस दुनिया का मैं हुई नहीं। मैं जिस यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल करता हूं वो प्राइम है, और उसमें जो सेटिंग है इस तरीके से है कि पर्टिकुलर चीज़ें ही सजेशन में आती हैं। मैं कुछ भी खोलता नहीं, ओपन नहीं करता हूँ, किसी भी कोचिंग का कुछ देखता नहीं हूँ। टीम है, रिसर्च करती है, उसको मैं गाइड करता हूँ और खुद मेहनत करता हूँ। और तुमने एक सवाल और कहा कि कब तक हो जाएगा। हो सकता है यूपीपीसीएस का जो 25 वाला मेंस है, हो सकता है कि 6 महीने बाद हो, नहीं पता किसी को। पर मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं प्लान कर रहा हूँ कि 12 अक्टूबर के एग्जैक्ट 3 महीने बाद कैसे मेंस खत्म हो। क्योंकि हमारा पहला बैच था, बहुत सारे संघर्ष थे, बहुत सारे संसाधन जुटाने थे, लोग जुटाने थे, तो 6 महीने हमें मिल गया। और हमारी किस्मत अच्छी, और तुम्हारी भी किस्मत अच्छी, मतलब तुम लोगों की, तभी इतना हम क्वालिटी इंश्योर कर पाए। स्ट्रेटेजिक ब्रेक बार बार लेते रहे, इवेल्युएशन ढेर सारे समय तक चलता रहा, लाइव इवेल्युएशन। पर वो सौभाग्य हमेशा तो मिलेगा नहीं। तो भाई छप्पर छाने का समय तभी है जब धूप खिली हो। तो मैं 3 महीने में कैसे मेंस कंप्लीट हो, वो भी बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के साथ, अच्छे कुछ नए इनिशिएटिव के साथ, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। तुम भी ऐसी ही कोशिश करो कि 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा। तो ये बात, ये जो वही कुछ जो टेलीग्राम चैनल्स ही ऐसा करते हैं, यूपीएससी में भी ऐसे ही होता था। हम भी रायता चाटते थे कभी कभी, लेकिन एग्जाम वाले दिन ही खाली कि प्रोडिक्शन करते हैं। हालांकि यूपीएससी में तो शेड्यूल फिक्स रहता है, टाइम टेबल फिक्स रहता है, बट एग्जाम अब होगा तब होगा, रिजल्ट अब आएगा तब आएगा, ये जो सब बातें हैं ना, उस पर क्यों ऐसे? कभी देख लिया ठीक है, कभी बकर कर लिया ठीक है, कभी मजे भी ले लिया। आज शाम को जब मैं घर लौटा तब तक मुझे पता नहीं था कि आरओ का रिजल्ट भी आने वाला है, बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे बैठा काम के लिए, मीटिंग करने के लिए एक टीम मेंबर से, तो उसने कहा सर आपको पता है आज आरओ का रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आ रहा है? तो उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे कुछ चैनल से कि बच्चे बहुत परेशान, बहुत पैनिक। तो हमने कहा चलो मैं भी इसमें थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करता हूँ, तो चैनल पे बकवास करना शुरू किया। तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम दो, भूल जाओ, अपना काम करो। 3 महीने मेंस के लिए मिलेंगे, ये मान के चलो, दिमाग मत लगाओ। सर जो लास्ट टाइम एक्चुअली में हम आपका जो चैनल था वो मेंस जब एग्जाम दे रहे थे तभी हम देखे थे।
एक्चुअली में पिछली बार हम मेंस अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाए थे सर, तो 2-3 वीडियो ही लास्ट एग्जाम के दिन ही देख पाए हैं जब मेंस दे रहे थे तो। बट वही है कि अभी मेंस पे कमांड भी अभी नहीं हो पाया है, और फिर प्रीलिम्स के फिर विशेष साइकिल में फिर आ गए, फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो 3 महीने में फिर क्या इस कंडीशन में हो पाएंगे कि सर अच्छे से इस बार मेंस अच्छा हो बहुत जाए? बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग कि जब से एडमित्रे शुरू हुआ है पहले दिन से कह रहा हूँ मेंस पढ़ो। कोई स्वार्थ तब नहीं था, अभी भी कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है मेरे पास, मेरे व्यक्तित्व में और मेरे जीवन में बहुत सारे अवसर हैं, स्कोप है, मुझे तुमसे स्वार्थ साधने की ज़रूरत नहीं है। टीम के बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोगों को लाने की कोशिश है। एक इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क होता है, मैं नहीं करना है। जो भी अच्छे लोग होंगे, शानदार लोग होंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, उनके करियर को ग्रोथ, उनके करियर में ग्रोथ लाते हुए लेके आऊँगा। काम करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल जैसे एप्पल रखता है कि वियतनाम में बने सामान चाहे चाइना में चाहे इंडिया में पार्ट्स बने, क्वालिटी कंट्रोल एप्पल का रहता है, ठीक। उस क्वालिटी कंट्रोल को कभी भी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। संस्था बंद हो जाएगी तो चलेगा, मैं नहीं करूँगा। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप काबिल लोगों की खड़ी करके रहूँगा। मुझे में नेतृत्व क्षमता लगता है लोगों को, वो दिखाऊंगा। मेंस के लिए बार बार कह रहा हूँ, यूपीपीसीएस में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो लेवल तो छोड़ दो, आसपास भी कहीं हो। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप 15 तारीख से मेंस पढ़ना है। दे रहे हो तो भी, नहीं दे रहे हो तो भी। और ये बहुत 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 कॉन्फिडेंस के साथ पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर तुमको प्रिपरेशन में रहना है, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेक्शन तुम्हारा मेंस से ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, होना ही है। तुम्हें प्रिपरेशन नहीं करना है, छोड़ देना है, फिर जो मर्जी करो। प्रीलिम के लिए मैं आह्वान भी नहीं करता हूँ, इसलिए जितने भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट थे सबसे कहा भाई प्रीलिम तुम्हें फ्री पढ़ाएंगे। मेंस के लिए कहीं नहीं जाना है। अंतिम दिन तक लोगों ने एनरोल किया है मेंस में, क्योंकि उनको लेट पता चला, बहुत लेट पता चला। यूट्यूब की महिमा न्यारी है, नहीं रीच बढ़ाता है, क्या करें। तो मेंस में समस्या नहीं है, अपने पास वो सारे संसाधन हैं, सारे शानदार लोग हैं, अच्छे कंटेंट हैं। एक बहुत ही सफलतापूर्ण बैच चला है जिसकी सफलता आने वाले दिनों में लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो 50-60% हिट हो गए हो। तो बुकलेट का खाली प्रयास था कि भाई बुकलेट में जो हमने क्वेश्चन प्रेडिक्शन किए थे वो हिट हुए, जो वीडियो मैंने डाल दिया लाइव लेक्चर में, एक पड़ा हुआ है लाइव सेक्शन में कि भाई सबूतों के साथ देखो। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट था जिसमें हमने ढेर सारे प्रयोग किए, लाइव इवैल्यूएशन था, लाइव इवैल्यूएशन का हमारा शानदार इतना प्रयास था कि अनअकैडमी ने उसको अडॉप्ट किया। कहने की मुझे रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, अनअकैडमी ने शायद प्रचार किया कि हम लाइव इवैल्यूएशन शुरू करेंगे। एक और कोचिंग है, उन्होंने भी अभी एडवर्टीजमेंट दिया, लाइव इवैल्यूएशन के लिए फैकल्टी चाहिए थी उनको। कुछ स्टूडेंट ने भेजना शुरू किया, देखो सर लाइव इवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, बड़ी कोचिंग है ना, उसका भी टाई अप भी हुआ है एक बहुत बड़ी संस्था के साथ। तो इतना शानदार वो प्रयास था, इतना अच्छा विजन था कि औरों को भी पसंद आ रहा है। तो इस बार उससे भी बड़ा प्रयास कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन ला रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो मेंस में पढ़ना ही है, और कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो पीडीएफ नहीं खेल रहे हैं, यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। यहाँ पे आपके साथ जुड़ करके कंटेंट से लेकर के लेक्चर से लेकर के टेस्ट तक हर चीज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। और वो भी ऐसा नहीं कि स्वार्थ साधने का माध्यम है। अगर संस्था को सर्वाइव करना है तो इनोवेशन चाहिए, अच्छे योग्य लोग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो संस्था ले रही है। और वो कंट्रीब्यूशन इतना तो नहीं है कि 25,000-30,000 रुपये में लोग टेस्ट देते हैं। हमारा टेस्ट 25 टेस्ट था अग्नि परीक्षा का, उसकी फीस कितनी थी पता है? 2500 रुपये। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अगर सारे लोग टेस्ट लिख देते तो संस्था घाटे में चली जाती। भागीरथ प्लस का जो पैसा था वो अग्नि परीक्षा में लगाया गया, क्योंकि हम अपने जो इवेल्युएटर्स थे 400-450 रुपये दे रहे थे, और वो इवेल्युएटर 400-450 में इवेल्युएट कर रहे थे। आप सोचो कि अगर कोई एक स्टूडेंट 25 के 25 टेस्ट लिख देता तो उसका जो कॉस्ट होता है इवेल्यूएशन का वो 10,000 होता। क्या हम पे कर पाते? लेकिन नहीं, 50-60% ही लोग टेस्ट लिखते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ उधर से कंपनसेट हो गया, कुछ भगीरथ के पैसे से कंपनसेट हो गया, बाकी फिर जो पैसा बचा वो प्रीलिम में लगा दिया। तो ये पूरा कि भाई जो भी रिसोर्स आ रहा है उसको अच्छे लोगों में लगाया जाए, टेक्नोलॉजी में लगाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में विरोध होता है, शुरुआत में इग्नोर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कलेक्टिव विजडम पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि भाई अगर स्टूडेंट अच्छे नहीं होते, कलेक्टिव विजडम अच्छा नहीं होता, स्टूडेंट की समझ शानदार नहीं होती, तो 800 स्टूडेंट कैसे होते मेंस में? बड़ी बड़ी संस्थाओं के पास भी 800 स्टूडेंट नहीं है मेंस में, उसके बावजूद हमारे पास थे, जबकि पहला प्रयास था। तो इसलिए क्योंकि प्रयास में ईमानदारी थी, बहुत मेहनत था और योग्य लोग थे। तो मेंस के लिए फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम पीसीएस दे रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन यूपीएससी भी साथ में दे रहे हो, तो मेरा आग्रह है चुपचाप अच्छे से प्रीलिम दो, बहुत मेहनत करके प्रीलिम दो। और जिस दिन प्रीलिम खत्म हो जाए 12 तारीख को, चूँकि इस बार मैं कम्युनिटी मीट करने नहीं आ पाऊँगा आप लोगों से कहीं पे भी एग्ज़ाम के आसपास। क्यों? क्योंकि मैं यहीं हूँ और ऑनलाइन मुझे मीटिंग रोज़ खेल रहा हूँ। अभी 8-10 दिन में शायद मैं दिल्ली आऊँ, मुझे कुछ काम है। उसके अलावा लगातार मेंस की प्रिपरेशन में
रात रात भर काम कर रहे हैं, 15 तारीख से मेंस शुरू करेंगे। तो कहीं कुछ नहीं करना है, चुपचाप मेंस पढ़ना है, बट प्रीलिम पास करो। तो तुम मुझे प्रीलिम तो मैं तुम्हें मेंस दूंगा वाला जो नारा था वो फिर से वही है, और प्रीलिम पास करने के लिए अभी भी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, कर सकते हो। लेकिन ऐसे 2 दिन दुखी होके गंवा दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और कोई मित्र हो तो 1-2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद में फिर काम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ मैडम, हेलो। सुन रहा हूँ मैडम, यस गेटिंग यू। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक चीज़ पूछना था कि लास्ट जो यूपीपीसीएस दिया था तो 78 से 81 क्वेश्चन के बीच में आ रहा था, और अभी मेरी थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, कुछ घर में प्रॉब्लम। तो मैं करंट अफेयर तो अभी पढ़ ही रही हूँ, बाकी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी ना कॉन्फिडेंस जैसा लग रहा है, सब भूला हुआ है, पुराना लॉ नोट्स मेरा रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैंने मतलब कुछ ISPCS पाठशाला 500 MCQ निकाला, तो वहीं से करंट अफेयर मैं अभी कर रही हूँ। तो सर मैं मिनिमम क्या कर लूँ इस तरह से कि एटलीस्ट प्री निकल जाए इस पर? मुझे लग रहा है मोर और लेस सभी लोग यही सलाह देंगे कि जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, थोड़ा सा एंसेंट भी, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सभी को अगर मिला लिया जाए तो वेटेज 70% से ऊपर चला जाता है। यानी कि 150 में से लगभग 105 क्वेश्चन, जो आपको क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त। पॉलिटी में अभी सीडीएस का पेपर देख रहा था, सीडीएस का पेपर हुआ था, तो पॉलिटी में जो हमने पढ़ाया कहा ये भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसे ऐसे आसान प्रश्न थे, जबकि यूपीएससी वो करा रही है। तो पॉलिटी का कवरेज मुझे लग रहा है चाहे बुकलेट से कर लो, किसी भी कोचिंग से कर रहे हो वहाँ से कर लो, पॉलिटी में मोर और लेस सबका कंटेंट फंस जाता है, किसी को उसमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। पॉलिटी कवर कर लो, 1 दिन में कवर हो जाएगा, 2 दिन में कवर हो जाएगा, वो फैक्चुअल होता है ना, कोई बहुत डीप में पढ़ना नहीं है, लक्ष्मीकांत तो पढ़ने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो पॉलिटी कर लो। उसके बाद करंट अफेयर में मुझे लगता है कि पिछली बार हमने भी 500 क्वेश्चन दिया था, और उसमें एक एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन थे, तो वो ज़्यादा ही था। बट करंट अफेयर में वो सक्सेस रेशियो नज़र नहीं आया लास्ट ईयर। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली है कि एक तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग तो कर ही रहे हैं कि भाई आप खुद से रटें, इससे अच्छा है मैं आपको अच्छा और विजुलाइज करने वाला कंटेंट रिकॉर्ड करके डाल दूं, आपको पढ़ा दूं, वो तो ठीक है। लेकिन हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन देने वाले हैं। एक तो 500 क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको आरओ के एग्जाम के टाइम पे, उसमें से बहुत सारे सवाल आरओ में भी आए, बहुत सारे सवाल अभी बीपीएससी में दिखे, लगभग 15 सवाल दिखे 30 में से, सीडीएस में बहुत सारे सवाल दिखे, यानी कि वो डायरेक्शन ठीक था अपना। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार करंट पे कंटेंट बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। तो एक 500-600 सवाल और देने वाले हैं, यानी लगभग हम आपको 500 नहीं 1000 सवाल के आसपास देंगे। उसके पीछे कारण ये है कि आयोग अभी 1.5 साल का सवाल पूछ रहे हैं, कुछ एग्जाम में बीपीएससी में पूछा, आरओ में पूछा। तो कंटेम्प्रेरी जो इशूज हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जो भी मेरी बात अगर कोई किसी कोचिंग तक पहुंच जाए तो उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर आपने कवरेज 6 महीने का ही किया है तो बेटर होगा कि आप पिछले 6-7 महीने के जो मैक्रो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लें, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो हो सकता है स्टूडेंट का लॉस हो जाए। क्योंकि अभी पिछले सिर्फ 6 महीने के टॉपिक्स आ रहे हैं, इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। 24 में भी वही हुआ, अभी आरओ में भी वही हुआ, बीपीएससी में वही दिख रहा है। तो कवरेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, और वो भी छोटे छोटे टॉपिक का नहीं, मैक्रो थीम्स का। तो करंट अफेयर आप जहाँ से भी कर रही हैं आप करिए, और कोशिश कीजिए पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर जहाँ से मिल जाए कर लीजिए। एडमिट्रेस से मिल जाए, सारे रिकॉर्डिंग डाल ही रहे हैं यूट्यूब पे, कंटेंट वगैरह शायद एनरोल लोगों को मिलेगा, यहाँ से कर लीजिए, या जहाँ से कर रही हैं वहाँ से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से रिवाइज कीजिए, प्लस प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा अगर कहीं पर टेस्ट मिल रहा है, वो टेस्ट फुल लेंथ वाला मत लगाइए। फिर से कह रहा हूँ, फुल लेंथ वाले टेस्ट से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है, बार बार कह रहा हूँ। फुल लेंथ वाला टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, प्रेसिजन के लिए, एक्यूरेसी के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है। टॉपिक वाइज टेस्ट ही है जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। हमने भी यूपीएससी जब देना शुरू किया तो हम मेंस का टेस्ट लगाते थे, वो पहले हम सेक्शनल टेस्ट लगाते थे, फुल लेंथ नहीं लगाते थे, फुल लेंथ लास्ट में लगाते थे। आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ मैं कि ये 10 FLT 15 FLT के चक्कर में मत रहो, 5 FLT के चक्कर में मत रहो। वो बिजनेस मॉडल है प्रॉपर, है ना, मत करो। आपको हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग हो। जिनका तैयार है सब कुछ, ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो कर सकते हैं ऐसा। बट अगर आपका मार्जिन ज़्यादा है, अगर आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो अभी भी समय है, 1 हफ्ते बहुत पर्याप्त है पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। मैंने 12 + 8 + 8 की पॉलिसी बताई थी कि 12 दिन में पहला रिवीजन, 8 दिन में फिर दूसरा, फिर 8 दिन में तीसरा, 28 दिन का प्लान था। तो अगले 12 दिन में आप कवर कर लीजिए सिलेबस आप पूरा। 1 दिन पॉलिटी के लिए, 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, 1-1.5 दिन एंसेंट हिस्ट्री के लिए, 1 दिन इकोनॉमी के लिए, 1 दिन बजट के लिए, 4-5 दिन टेस्ट के लिए अगर कहीं से आप लगा रही हैं सेक्शनल और टॉपिक वाइज। तो ऐसे करके 10-12 दिन हो गया। फिर उसके बाद उसे फिर से रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। घबराइए मत, कॉन्फिडेंस रखिए। कई बार होता है हथियार अच्छे नहीं होते फिर भी हम युद्ध जीत जाते हैं।
कॉन्फिडेंस, है ना। पैटर्न पैटर्न टैंक को हमने तबाह कर दिया था 1965 में। तो समझ लो कि तुम कैपेबल मतलब इक्विप्ड नहीं हो, बट दम है तुम्हें, करो ऐसा। थैंक यू। सर जी बोले। सर लास्ट टाइम मुझे मेंस का कोई आइडिया नहीं था, मैं काफी लेट भी जुड़ा सर। आई थिंक मैं फरवरी स्टार्टिंग में जुड़ा सर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं सर। मैं काफी लैग भी कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सर बिल्कुल एक सूत्री मान लिया, क्योंकि जब मैंने GS1 वाले मटेरियल और जो शुरू में चल रहे थे वो सब जब मैं पैरेलल आपके साथ करता था और पिछले वाले बैकलॉग कंप्लीट करता था सर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। क्योंकि मैं थोड़ा लैग कर गया था और बुकलेट वगैरह मिलने में मुझे लगता है कि शायद थोड़ी देर हो गई थी सर। बहुत शानदार इनिशिएटिव था सर। अगर वो बुकलेट और वो जो सर आप फाइनल जो वीडियो देते थे, अगर वो मतलब कहीं 10-15 दिन पहले और मिला होता तो बिल्कुल मजा ही आ गया होता सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सर। मुझे तो लगता था कि मैं मेंस ड्रॉप कर दूं सर, लेकिन मैंने दिया और काफी हद तक मैं सेटिस्फाई भी हूँ। शायद क्लियर भी हो जाए तो सर, बस इस बार वो चीजें थोड़ी समय से हो जाए सर, बाकी हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे सर। पहली चीज़ जो आपने कहा सब फैक्चुअल है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सही बात है कि थोड़ा सा जो बुकलेट था वो लेट हुआ, बट बुकलेट लेट क्यों हुआ उसके पीछे का कारण देखो क्या है। बुकलेट तुक्का मारो जिंदाबाद नहीं था। बुकलेट के क्वेश्चन को अगर आपने देखे होंगे तो 70% वो क्वेश्चन थे बुकलेट के जिससे लगभग 60% क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए। और जिनको मैं डायरेक्टली हिट हुए और अगर उनको लग रहा है ना कि बकवास कर रहा है तो यूट्यूब पे जाकर के देख लो, जब एग्जाम हुआ और वो बुकलेट की रिकॉर्डिंग पहले ही पड़ी हुई है, यानी कि एग्जाम के 8 दिन पहले से ही पड़ी हुई है, तो रिकॉर्डिंग वो बुकलेट सब कुछ वेबसाइट पे अपलोडेड है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। वो इसलिए हिट हुआ 60% डायरेक्टली क्योंकि जब भगीरथ पढ़ाया कॉम्प्रिहेंसिव, एक लेक्चर लिए, लगभग 125 लेक्चर से ज़्यादा लिए, हर टॉपिक पे लेक्चर लिया और कंटेंट डेवलप हुआ, तब वहाँ हम सारे लोग बहुत सारे R&D करते थे, एनालाइज करते थे PYQ को। पहले मेंस की शोध श्रृंखला में एनालाइज किया, फिर लेक्चर के दौरान एनालाइज किया, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन फ्रेम किए। क्वेश्चन फ्रेम किया किसके लिए? अग्नि परीक्षा के लिए और भगीरथ के टेस्ट के लिए। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुआ विटीकल्चर के बारे में, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुआ स्मार्ट विलेज के बारे में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए। तो क्यों हिट हो पाए बताया? मैंने देखा कि भाई एक्साइज पॉलिसी आई है, तो मैंने ना फ्लोरिकल्चर पूछा ना अब कई लोगों ने सारे पूछ लिए होंगे, फिर बोलेंगे देखो मेरे यहाँ से आया है। भाई ना मैंने फ्लोरिकल्चर पूछा, ना मैंने सेरिकल्चर पूछा, ना मैंने कुछ और कल्चर पूछा, मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा और वो था विटीकल्चर। अब विटीकल्चर सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि एक्साइज की पॉलिसी आई थी। मैंने कहा एक्साइज की पॉलिसी है, यूपी बहुत अच्छा डिस्टिलरीज को प्रमोट करना चाह रहा है महाराष्ट्र की तर्ज पे, हो सकता है सवाल बन सकता है, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे ही स्मार्ट विलेज इसलिए पूछा क्योंकि भाई स्मार्ट सिटी पे ऑलरेडी सवाल आ चुका था। मुझे लगा भाई स्मार्ट सिटी तो एक थीम है, उस पर सवाल बन सकता है, लेकिन स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट जो है वो जोर पकड़ रहा है, तो एग्जामिनर हो सकता है इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को देख ले, और सिलेबस का हिस्सा भी है। भाई सिलेबस का हिस्सा तो सब कुछ है। अगर कोई बोलेगा तो सिलेबस में लिखा हुआ था, तो सिलेबस में तो सब कुछ लिखा है, फिर आप कर लो ना, फिर क्यों नहीं कर पाते हो? सिलेबस इतना बड़ा है ना, फिर सिलेबस में सब कुछ कर लो, फिर वो बुकलेट नहीं रह जाएगा, क्योंकि बुकलेट में 60-70 क्वेश्चन ही थे। ऐसा तो नहीं बुकलेट में 600 क्वेश्चन थे, मुझे 60-70 क्वेश्चन ही देने थे। तो वो क्वेश्चंस फिर अग्नि परीक्षा के लिए फ्रेम किए, फिर अग्नि परीक्षा का टेस्ट हुआ, फिर उनके क्वेश्चन आंसर को प्लस जहाँ जहाँ गैप था 20-30% क्वेश्चंस और फ्रेम करके डाल करके 60-70 क्वेश्चन की एक बुकलेट बनाई। बुकलेट मुझे लग रहा है, एक डेटा देख रहा था अभी मैं, कि एक बुकलेट हजार लोगों ने लिया है, ठीक, और बहुत बड़ी बात होती है। 800 स्टूडेंट भगीरथ के थे, उनके लिए तो निःशुल्क था, बाकियों के लिए निःशुल्क था, लेकिन वो जो बुकलेट थी उसको 1000 लोगों ने भी एक बुकलेट को खरीदा है। तो इसलिए नहीं खरीदा होगा कि भाई बुकलेट देखा चलो खरीद लो, इसलिए क्योंकि जिसने एक लिया उसने 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, क्योंकि उनको लगा यार ये गजब की चीज़ है, ठीक। और अभी फ्री अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए वो प्रयास लेट हो गया, क्योंकि पहले रिसर्च हुआ, फिर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हुए, फिर अग्नि परीक्षा का टेस्ट हुआ, फिर वो बुकलेट कंपाइल हुआ। वो पहले हो ही नहीं सकता था। अब बोलोगे इस बार जल्दी दे दो, नहीं दे पाएंगे। क्यों? अभी हम काम कर रहे हैं, जैसे कल हमने रात में क्वेश्चंस बनाए 6-7 घंटे में, सिर्फ कहीं 5-6 क्वेश्चन बन पाए। क्यों 5-6 बन पाए? क्योंकि फिर पूरा PYQ पिछले 5-6 सालों का पूरा गो थ्रू करना पड़ा, और फिर नहीं हो पाया। सोसाइटी के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे, तो समय लगता है। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। आप अगर ये सोचो कि इमीडिएटली मिल जाए तो नहीं मिलेगा, बट हाँ इस बार थोड़ा सा एक्सपर्टाइट कैसे हो सकता है कि टीम की संख्या एक तो बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा योग्य लोग आ रहे हैं, प्लस अपने पास एक बेस कंटेंट अवेलेबल है जो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर के लिए लिया था। उस बेस कंटेंट में
वैलिडेशन करना है, करंट अफेयर जोड़ना है और चेंजेस करने हैं। तो हो सकता है 30% एक तो टाइम इसमें रिड्यूस हो जाए। फिर अपने पास थोड़े संसाधन है अभी इस वक्त आप लोगों के स्नेह से, तो उस संसाधन का उपयोग करके और ज़्यादा अच्छे लोगों को ले आएंगे। तो उन लोगों को ला करके ज़्यादा बेहतर प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, ना मुझे फोमो होता है, ना मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जो भी जीवन में इस दुनिया में अच्छा काम करेगा वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना ही उसको। हाँ, तुमने कहा कि PYQ जो 24 का हुआ है मेंस का, वो डिस्कस कर लो। तो मैं आपको बताऊं कि अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया है, तो ये जो T3 है इसमें हम सम्राट का एक नया वर्जन ला रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब रात को मीटिंग होती है, जनरली 12 बजे से शुरू होती है, 12 साढ़े 12 से फिर चलती है 3-4 घंटे, टू डिस्कस ऑल GS पेपर्स इन सम्राट वे इमिडिएटली आफ्टर प्रीलिम। ये कल का ही डिसीजन है कि जैसे प्रीलिम हो जाएगा पूरे 2024 के पेपर को हमें डिस्कस करना है इन सम्राट वे। अब वो सम्राट वे क्या है वो रिवील नहीं करूंगा अभी, क्योंकि सम्राट का बैच ऑलरेडी हमने चलाया। सम्राट 1 महीने पढ़ाया ना, बहुत पसंद आया लोगों को। कुछ लोगों ने यहाँ तक का सम्राट सबसे शानदार प्रयास था, लेकिन वो सम्राट डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि भगीरथ में बिजी था मैं। सम्राट में कुछ चीज़ें नई इंक्लूड कर रहे हैं जो बहुत ही शानदार है, अभी रिवील नहीं करेंगे क्योंकि उस पर डिस्कशन चल रहा है, अभी फाइनलाइजेशन हो रहा है। तो जैसे हो जाएगा 24 का पेपर डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली हुआ क्या था आपके साथ। ठीक, तो एजेंडा में है जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो सब इंक्लूड कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक फैसला डिस्कशन के बाद ही होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर ही। कौन सा PYQ है जो आलतू फालतू आया था उस पर बात ही नहीं करना है। क्या किया निशा आपने? सर मेरा मैसेज देख लीजिए सर। 130 थे, नहीं हुआ। इस बार PCS के मेंस दिया था आपका बैच लेकर, लेकिन इस बार का रिजल्ट देख के तो लग रहा है कोई रिजल्ट के पहले मेंस का बैच भी नहीं लेने देगा। मतलब समझा नहीं। क्या कहना चाह रही हैं आप? सर एक निवेदन और था सर। इनकी मैडम की बात किसी को समझी क्या? मुझे नहीं समझा। हाँ बोलो बेटे। सर मतलब नाराज मत होइएगा सर, आपकी भाषा बहुत प्रभावी लगती है सर, और बहुत मतलब स्थायी घर कर जाती है सर। जैसे अभी आप विटीकल्चर वाला बोल रहे थे सर, जब वो क्वेश्चन आया था तो आपने जो वाइनरी वगैरह बताया था सर, वो एग्जैक्ट वो लाइनें फ्लैशबैक में आ रही थी और बड़े आराम से पेन चल रही थी सर। तो मतलब एक बड़ा थोड़ा सा आपको सर एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी सर। सर प्रयास कीजिएगा सर कि अधिकांशतः क्लासेस सर आप ही लीजिए सर, प्लीज सर। एक ये चीज सर, और एक और निवेदन है सर कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच लाइएगा सर, जिसमें कि सम्राट भी हो, अग्नि परीक्षा भी हो, और जो नॉर्मल जो कॉम्प्रिहेंसिव पूरा चल रहा है वो भी हो, सो दैट कि हमें फिर बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े, हम अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सब कुछ पैनल करते हैं सर, प्लीज सर। मिथिलेश जी थैंक यू, बट जो आपने कहा ना कि सारे क्लासेस मैं लूँ, सारे क्लासेस मोस्ट ऑफ द क्लासेस तो मैंने लिए थे, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर एक्सपर्टीज लानी है तो लोगों को मौका तो देना पड़ेगा। अधिकतर इंस्टीट्यूट क्यों फेल हो जाते हैं या अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं? शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है फिर ख़त्म हो जाता है, या पार्टियां भी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं होता। जो पार्टी में वन मैन आर्मी है, एक ही व्यक्ति है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं, वो पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाती। आप बहुत सारी पार्टीज को देख लीजिए। ऐसे ही इंस्टीट्यूट में जो चाहता है कि किसी अच्छे व्यक्ति को लेकर के आएंगे तो कहीं मैं डाउन ना हो जाऊं, मेरा वजन कम ना हो जाए, वो इंस्टीट्यूट नहीं चल पाता। मैं वाले जो लोग हैं ना, उनकी संस्था चलती नहीं। मेरा थोड़ा उल्टा है, मैं हर आदमी पर ट्रस्ट करता हूँ अगर वो योग्य है तो। मैं चाहता हूँ, मैंने खुलेआम कहता हूँ कि मेरे यहाँ जो काम करेगा या तो मेरे बराबर अच्छा है, मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छा हो, मुझसे कम वाला काम नहीं करेगा, मुझसे कम अच्छा वाला काम नहीं करेगा। तो सोसाइटी का जो टॉपिक है, भले सोसाइटी में मेरी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सोसाइटी उस आदमी को पढ़ाना चाहिए जिसने सोशियोलॉजी से 2 मेंस लिखा हो, इंटरव्यू दिया हो। तो हो सकता है उसकी समझ बहुत अच्छी हो। तो जैसे श्रेय है, श्रेय की सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, इससे पहले फिजिक्स ऑप्शनल था उसका, IIT वाला है। ऐसे लास्ट ईयर हमारी जो फैकल्टी थी स्नेहल मैडम, उनका भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल था UPSC में। तो मैं चाहता रहा हूँ कि ये लोग सोसाइटी पढ़ाएं। मैं इकोनॉमी 2.5 साल तक पढ़ा UPSC के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँ, एनवायरनमेंट पढ़ाऊँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षण मुझे लगता है कि कोई भी फैकल्टी न्याय नहीं कर पा रहा है टीचिंग के साथ, कोई भी फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है, तो आपने भी देखा होगा मैं रोक देता हूँ। अंत में इमीडिएटली, वो तो सर्वाधिकार सुरक्षित है ना, इमरजेंसी शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ अपने, और सब बीटो कर देता हूँ कि भाई चलो हटो, मैं करता हूँ। क्योंकि अंत में तो डूबने नहीं दे सकता, मैं तो जहाज का कैप्टन हूँ, वो जहाज के साथ ही डूबना है।
तो क्वालिटी की कंसर्न तो होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी स्तर पर मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, अधिकतर चीज़ें मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ह्यूमनली पॉसिबल जो चीज़ें नहीं है जैसे कुछ लोग कहते थे मैं ही इवेल्युएट करूँ कॉपी, अब निबंध कर दिया इवेल्युएशन, लेकिन मैं जीएस इवेल्युएट करूंगा तो पढ़ाएगा कौन? एक टॉपिक पे 5-6 घंटे मुझे तैयारी के लिए चाहिए होते थे कंटेंट के बाद, फिर रिव्यू मीटिंग करता था, फिर मीटिंग, फिर स्टूडेंट के साथ बातचीत, फिर बहुत सारे प्रयास। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 24 घंटे में काम कर पाऊँ। लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जो भी इस बार का प्रयास होगा 60-65% लेक्चर्स मैं ही लूँगा, 35% उन टीचर्स को दूंगा जो ऑलरेडी ऑप्शनल के साथ उस पर्टिकुलर या उस विषय के साथ मेंस लिख चुके हैं, 2-3 इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत शानदार है, उन्हीं को दूंगा। कम्युनिकेशन अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं कर पाएंगे तो इमिडिएटली किसी और को दूंगा या मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये संस्था बंद हो जाएगी लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा, निशा, जो तुमने अभी कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बैच की जहाँ तक बात है, निशा क्या है ना, किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि फ़ीस बहुत कम है। पहली चीज़ तो जिस लेवल का प्रयास हो रहा है और जितना फ़ीस है इस संस्था का, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दिखेगा? कहीं यूपीएससी में दिखेगा मिथिलेश जी या निशा, तुम ही बताओ, कहीं दिखेगा? जिस योग्यता वाले, अगर मैं अभी इस संस्था से पैसे लेता, इस संस्था से फीस लेता ना, ये बियर नहीं कर सकती थी। तो पहली चीज, या जितने बहुत कुछ मिला सर। एक भागीरथ का पैसा लेके, मतलब बुकलेट, क्लासेस, लाइव इवेल्युएशन, बहुत कुछ मिला सर। ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, इतना सब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि इस बार एक कम्प्रिहेंसिव रखना सर, जिसकी वजह से कि संस्था को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी बार बार सोचना ना पड़े कि हम ये लें या ये ना लें। ऐसा वो ध्यान रखा है, उस पर बातचीत चल रही है। तो निशा, आपके लिए सलाह है या आप जैसों के लिए सलाह है कि जीवन में सब कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन देना है भगीरथ प्लस के लिए और बाकी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों के लिए भी। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको और भी कम देना है। लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जो बाद में नहीं आती है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 2 महीने 3 महीने बाद लेने से अच्छा मत लो, मत करो एनरोल। क्यों? उसका नुकसान क्या है? समय नहीं बचता है। मेंस के लिए चाहिए 3-4 महीने कम से कम। आप एग्जाम के 1 महीने पहले कोई शुरुआत करके आप नहीं कर पाएंगे, या तो फिर खुद से करो। पिछले साल के आपके पास नोट्स होंगे कॉम्प्रिहेंसिव, पिछले साल के आपके सारे पास आपके टेस्ट होंगे, पिछले साल के बुकलेट्स होंगे, सब कुछ तो अवेलेबल था भगीरथ वालों को। मैंने जितना प्रयास हमने किया सब कुछ भगीरथ वालों को दिया। यहाँ तक कि प्रीलिम भी हमने फ्री में दिया, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है वो भी फ्री में दिया, तो सब कुछ तो उनको दिया। तो अब अगर आप सोचो जरा कि जिसने खाली बुकलेट लिया होगा, आधी फीस जितनी आपकी थी उसकी आधी फीस तो खाली उसके बुकलेट में चले गए होंगे। जिसने खाली प्रीलिम लिया होगा, टेस्ट सीरीज लिया होगा, जितना आपने दिया भगीरथ प्लस में उतना तो फीस इसमें चला गया होगा। आपके साथ जितना हो सकता था इस संस्था का, आपको दुलार किया, आपके साथ स्नेह रखा, आपके साथ प्रयास किया, बहुत मेहनत की, हर लेवल पे, क्वालिटी पे, इनोवेशन पे, सर्विस पे, डिलीवरी पे, हर चीज़ पे। अब इससे ज़्यादा क्षमता नहीं है इसकी, नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, हाँ, किसी को बहुत विशेष दिक्कत है मुझे पर्सनली मैसेज कर लो। टीम को हो सकता है कई बार वो उनके पास एक तो मैंडेट नहीं होता, और दूसरा कई बार वो भाई क्या करें, वो बंधे हुए हैं ना कुछ रेगुलेशन से। अगर किसी को बहुत दिक्कत है किसी भी लेवल पे, मुझे मैसेज कर लो, मेरी आईडी पड़ी होती है टेलीग्राम पे, मैं उसको फेवरेबली कंसीडर करूँगा। और कभी किसी को एडमिशन के लिए मना नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्री में एडमिशन दिया, पिछले साल भी, इस साल भी। तो एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस तुम झूठ बोल रहे हो या जेन्युइन ना हो तो। ठीक, तो घबराओ मत। पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं करनी है, ये दिमाग में मत रखो। अगर तुम एग्ज़ाम देना चाहती हो, तैयारी करना चाहती हो, प्रीलिम के जस्ट बाद 2 दिन बाद मेन शुरू कर देना है। अगर तुमको लगता नहीं ठीक है दे देंगे जब आएगा रिजल्ट, तो फिर ठीक है, भगवान मालिक। ठीक, और कोई मित्र? एनीवन एल्स? ठीक, हो गया। बात शुरू हुई थी आरओ से, वहीं खत्म करता हूँ फिर से। हाँ बोलो। सर इसमें एक चीज और है कि मतलब आप थोड़ा गाइडेंस उनको भी दे दीजिए सर, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस साथ साथ कर रहे हैं। जिस लेवल का हम पढ़ाते हैं, तुम्हें नहीं लगता आंसू की यूपीएससी आसानी से उससे कवर होता है? हो तो जाएगा सर, मतलब बस थोड़ा सा हैंड होल्डिंग नहीं है ना कि जिस लेवल का कंटेंट हम देते हैं यूपीएससी की कोचिंग बताओ तो बहुत, क्योंकि अंत में हम उनसे बेहतर ही कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग में, वो ज़्यादा योग्य हैं क्या हमारी फैकल्टी से? नहीं योग्य हैं। हाँ, दोनों में बैलेंस कैसे करें? अगर ये सवाल है आपका कि दोनों में बैलेंस कैसे करें, तो उसका जवाब ऐसे है कि जो 4 GS उसको एक्सेल करो,
इतना अच्छा करो कि फिर कोई आसपास नज़र ना आए। बाकी जो 2 GS, तुमको भी पता है GS 5 इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ GS 1 2 3, पूरा उसी का मिक्सचर 1 2 3 6। तो GS 5 तो ऐसे निपट जाता है। GS 5 में लोग कहते हैं 50-60% से ज़्यादा सवाल फंस गए सीधे सीधे बुकलेट से। इसलिए नहीं फंस गए कि कोई मैजिक किया, इसलिए क्योंकि भाई पता है ना कि उसके पास औकात ही नहीं है इससे बाहर पूछने की। वो क्या करेगा? अब अगर सिटीज़ की बात कर रहा है, प्राचीन शहरों की बात कर रहा है, तो काशी पूछ लेगा, प्रयाग पूछ लेगा, यही सब पूछेगा। प्राचीन शहर उत्तर प्रदेश में कितने हैं बताओ? कौशाम्बी है, काशी है, प्रयाग है, श्रावस्ती है, कुशीनगर। उसमें जो फेमस है वो पूछेगा, पूछ लेगा प्रयाग। तो लोगों को लगता है ना कि बहुत रॉकेट साइंस है, बट ठीक है, ChatGPT से टेस्ट बनाएंगे तो नहीं फंसेगा, अब क्या करें। तो खैर वो जाने दो। आंसू, बैलेंस का एक ही तरीका है, जो सिमिलर सब्जेक्ट हैं, सेम सिलेबस से, उनमें एक्सेल कर जाओ। बाकी जो बचे हुए हैं उनको इतना अच्छा कर लो कि औरों के बराबर रहो, ठीक है, टॉप कर जाओ। मैंने वही किया UPPCS में, और UPSC में जो सिमिलरिटी थी उसको तो UPSC से कवर हो जाता था। हिंदी एक ऐसा था जो अलग था, पहले ऑप्शनल जब मैं दे रहा था तो ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल तो सेम था मेरा। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी ईश्वर की कृपा है तो पढ़ना नहीं पड़ा, बट आप लोगों को अगर हिंदी कमजोर है तो पढ़ लेना, और क्या। नहीं हिंदी तो सर ऑप्शन मेरा भी हिंदी है, वो मतलब ठीक ठाक समझ में आता है, सही है। बोलो दिलीप जी। ठीक है, चलते हैं अभी फिर, ठीक है। आर वाले जो मित्र हैं उनके लिए एक वो लोग जो मेंस दे रहे हैं, उनको निबंध के गाइडेंस के लिए ग्रुप बना दे रहा हूँ। निबंध उनको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर उनको GS पढ़ना है तो उनको जो हमारी लर्निंग सीरीज है आप लोग बोल सकते हो, एनरोल कर सकते हैं। जो लोग फेल हो गए हैं, PCS प्रीलिम वगैरह दे रहे हैं, वो भी GS में एनरोल कर सकते हैं, बट निबंध सबको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। निबंध के लिए कहीं एनरोल करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि।